पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है और हमें जो संबंध दे रखा है आर बराबर के L1 और L2 रेखा में एक ऐसा संबंध है कि जो L1 रेखा है L2 पर लंब है। अगर हमारे पास संबंध कुछ इस प्रकार से परिभाषित है ना कि जो एक L1 रेखा है दूसरी रेखा पर लंब है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ। खुद का संबंध खुद के साथ। अगर देखो जो खुद एक रेखा L1 है खुद के साथ कभी सब लंब हो सकती है। ये एक रेखा है, एक रेखा L1 है, तो खुद रेखा खुद के साथ लंब हो सकती है क्या? कभी लंब होने के लिए तो 90 अंश का कोण बना चाहिए ना, तो स्वतुल्य तो कभी नहीं हो सकता। L1 का संबंध L1 के साथ कभी नहीं हो सकता। नंबर बी पे आ जाओ, सममित पे आ जाओ। देखो सममित के लिए जो भी मैं बता रहा हूँ डिटेल में बता रहा हूँ, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो भी बना रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, ठीक है। तो सममित क्या है? अगर L1 का संबंध हम L2 के साथ ले लेते हैं, देखो भाई L1 है ना, L1 जैसे हो गया आपका, ये L1 रेखा है और ये आपकी L2 रेखा है, ये आपस में क्या है? लंबवत है। तो ऑटोमेटिकली L2 रेखा भी L1 के साथ क्या है? लंब है। ये रेखा है L1 के साथ लंब है कि नहीं है? तो L2 का संबंध कहाँ हो जाएगा? L1 के साथ हो जाएगा, ठीक है। हो गया। तो यानी कि भैया ये तो सममित तो है, तो स्वतुल्य तो भैया बिल्कुल भी नहीं है, सममित है, संक्रामक नहीं है। अगर देखो L1 लंब है L2 पर और L2 लंब है L3 पर मान लेते हैं, तो क्या L1 L3 पर लंब है? बिल्कुल नहीं है, तो संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ क्या है बच्चों? सममित है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं यदि, देखो कह रहे हैं ए और बी के क्रम हमें दे रखे हैं, कोटि हमें दे रखा है एम, तो ए क्रॉस बी की कोटि क्या होगी? देखो ए की कोटि है एम क्रॉस एन और बी की कोटि क्या है? एन क्रॉस बी। तो गुणा होने के लिए इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में बराबर होना चाहिए। तो ए बी की जो कोटि होगी वो क्या होगी? एम क्रॉस पी होगी। क्या होगी बच्चों? एम क्रॉस पी होगी। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं और इस साल भी जरूर आएंगे। ये जो अवकल समीकरण है इसकी घात क्या होगी? देखो सबसे पहले अगर हम इनसे कोटि पूछता तो जहाँ से हम कोटि चेक करते हैं वहीं से हम घात देखते हैं ना। कोटि कितनी है? अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। क्या घात परिभाषित है कि नहीं है? देखो ये बहुपद के रूप में, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में जहाँ से हमने कोटि चेक किया उसकी पावर देखो कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो जो हमारा घात है, जो डिग्री है हमारी, वो 1 हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है आई डॉट खुद खुद जो खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, किसी दूसरे के साथ आई डॉट जे होता तो 0 होता। 1 -1 +1 ये कटा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, क्या 0 से π/2 dx 1 + √10x, इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा π/4। इसका मान कितना होगा? π/4। और ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। सोचो ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा गया। सो मैं आपको डिटेल में करके दिखाता हूँ, ऐसे बात नहीं होगी। हमने इंटीग्रेशन को आई मान लिया और इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से π/2 और यहाँ पर है dx बट्टे में है 1 + √10x, ठीक है। सो 10x है ना, तो हम क्या करते हैं इसको साइन कॉस में बदल देते हैं, क्योंकि बाकी तो कुछ नहीं कर सकते आप फिलहाल। अगर 10 भी होता या फिर कॉट भी होता तो भी हम यही काम करते, साइन कॉस में बदलते हैं। ऊपर है dx और 10x को हम लिख सकते हैं। देखो बच्चों आप लोग शिकायत कर रहे हो कि सर आपने हमारे लिए वीडियो थोड़े कम बना रहे हो, 10th के लिए ज़्यादा बना रहे हो। आप प्लेलिस्ट चेक करो बच्चों, डिस्क्रिप्शन चेक करो, सारा कुछ पढ़ा रखा है। और बच्चों मैं सिंगल क्रिएटर हूँ, 10th को भी पढ़ाता हूँ, 12th को भी पढ़ाता हूँ और इतने सारे वीडियोज़ बनाता हूँ अकेला। वीडियो बनाना है, कॉन्टेंट तैयार करना है, अपलोड करना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन करना है। मेरी तबीयत इन दिनों इतनी ख़राब चल रही है ना, आप समझ नहीं सकते। इन काम के चक्कर पे, स्ट्रेस के चक्कर पे मेरा जो वेट है वो 20 किलो कम हो गया है, ठीक है। तो स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना, तो आप समझ सकते हो। अंडररूट क्या है? cos x क्या आ जाएगा? लॉस ऑफ आ जाएगा, क्योंकि सारा कुछ मैंने बच्चों पढ़ा रखा है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन देखिए, आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएगी कि कहोगे सर इतना सब कुछ पढ़ा रखा है आपने पहले ही। आप खुद बोलोगे, ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगा। देखो अंडररूट cos x कहाँ गया? ऊपर आ गया, अंडररूट cos x ऊपर आ जाएगा और ये हो गया नीचे क्या है? cos x + sin x।
ये सब्जेक्टिव में बड़े नंबर में भी आ सकता है। ये हमारा इंटीग्रेशन है, इसको मैंने पहला मान लिया, इस इंटीग्रेशन को मैंने पहला नाम दिया। अब जब भी इंटीग्रेशन 0 से a के फॉर्म में होता है, 0 से a की जगह पर ये है, तो हम कौन सा नियम लगाते हैं, प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं। 0 से a fx होने पर हम लगाते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स लगाते हैं। ठीक है, एफ ए माइनस एक्स लगाते हैं, लगा दो भैया। सो मैं डायरेक्ट कर दूं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी ना, नहीं चलो डायरेक्ट छोड़ो यार, एक लाइन तो कर देता हूँ। a माइनस एक्स, तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट आ जाइए 0 से पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, ये हो गया dx। नीचे क्या है, कॉस पाई बाई 2 माइनस, ये भी है साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स। समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, इनको हमने क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये i और ये वाला i क्या हो जाएगा बच्चों, 2i। ये i और ये i क्या हो गया, 2i। लिमिट दोनों की सेम है, 0 से पाई बाई 2, इसके बट्टे में भी दोनों के सेम है। जब लॉस ऑफ दोनों का सेम है तो ऊपर वैसे का वैसे क्या होता है, जोड़ या फिर घट जाता है, जो भी होगा। जोड़ का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, इसका साइन एक्स और इसका अंडर कॉस एक्स जुड़ गया। ऊपर नीचे क्या है बच्चों, सेम टू सेम है, कट के क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ हमारा 0 से पाई बाई 2 dx। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 dx, और 0 से dx कंडीशन क्या होता है, x, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, तो अपर लिमिट x की जगह पर अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो क्या बचा बच्चों, सिर्फ पाई बाई 2 बचा। तो i क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो दो गुणे में है इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो i का मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। i का मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। मैं चाहता तो डायरेक्ट बता देता ऑब्जेक्टिव में, लेकिन नहीं, मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, सब्जेक्टिव में बड़े नंबर में भी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, और हम जो भी पढ़ाते हैं डिटेल में पढ़ाते हैं, हवाबाजी में तुक्का नहीं मारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं फलन जो हमारा है फंक्शन आर से जो आर में जा रहा है, एफ एक्स हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर, और हर एक एक्स जो आर से आ रहा है, आर मतलब वास्तविक संख्या से आ रहा है, तो फलन हमारा क्या होगा, एक है कि आच्छादक के बारे में पूछ रहा है। तो फलन देखो हमारा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, और फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको एक के लिए बताता हूँ क्योंकि वो MCQ है। हालांकि वैसे तो इन्होंने नहीं बोला है कि ये सब करो, लेकिन मैं आपको तो करके दिखाऊंगा। ठीक, इसके पास पूरी की पूरी आर है और इसके पास पूरी की पूरी आर है। यहाँ x होता है, यहाँ y होता है, और y बराबर मेरे पास एक्स स्क्वायर है। देखो मैंने 1 रखा, 1 का वर्ग करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने माइनस के 1 रखा, यहाँ रखना ना, -1 का वर्ग करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है, यानी कि ये एकाकी नहीं होगा। अलग अलग आउटपुट देता तो एकाकी होता, एकाकी तो बिल्कुल भी नहीं है, एकाकी नहीं है, ये बहु एकाकी है। लेकिन क्या आच्छादक है, चेक कर दे, आच्छादक पे आ जाओ, ये आच्छादक भी नहीं है। देखना कैसे, आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, माना एफ एक्स को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, वाई मान लेते हैं, और वाई बराबर हमारे पास क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √y हो जाएगा। आच्छादक का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, क्या होता है आच्छादक का कॉन्सेप्ट। वैसे तो इसके पास पूरा पूरा आर है, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, और अब की बार x बराबर क्या है, √y। आच्छादक का कॉन्सेप्ट क्या है कि सह प्रांत के अंदर जितने भी अवयव होते हैं उन सभी का प्रतिचित्रण इसमें होना चाहिए। चलो मैं मना करने के लिए एग्जाम्पल देते हैं ना, मैंने y बराबर -2 ले लिया, -2 वास्तविक संख्या में आता है, -2 यहाँ रख दो, यहाँ रखना ना, √2x माइनस में, क्या माइनस का √2 वास्तविक संख्या में आता है, बिल्कुल नहीं आता, ये तो काल्पनिक संख्या हो गया। तो 1 का प्रतिचित्रण हमें नहीं मिला, तो आच्छादक ये नहीं होगा। 1 का भी मना होता तो मना हो जाता, तो ये आच्छादक भी नहीं है और एकाकी भी नहीं है, ना तो ये एकाकी है और ना ही ये आच्छादक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि जो फलन है
मॉडुलस एक्स है, ठीक है। एक्स बराबर जीरो पे ये क्या है, एक्स बराबर जीरो पे ये सतत है, ये हमें इसको सिद्ध करना है, ठीक है। पहले सतत सिद्ध करने, सतत के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एल एच एल आर एच एल और फंक्शन पे उस की जो वैल्यू तीनों समान होनी चाहिए, यही तो होता है। तो देखो ये सब्जेक्टिव के पार्ट में दे दिया एक नंबर में, ये 2 नंबर में भी दे सकते हैं। तो देखो दिया है, एक दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी 5 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके कई सारे पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, उनको ज़रूर देख लेना। अपकमिंग जो वीडियो आने वाली है बच्चों, चैप्टर मतलब बुक नंबर एक, बुक फर्स्ट से 10 क्वेश्चन बताऊंगा और बुक से 10 सेकंड से 10 क्वेश्चन बताऊंगा, उनको तो भाई घोल के पी जाना, क्योंकि वो आएंगे ही आएंगे, ये दावे के साथ है, ठीक है, दावे के साथ है, उनको ज़रूर कर लेना। तो देखो दिया है, हमें दिया है फंक्शन एक्स क्या दे रखा है, मापांक फलन हमें दे रखा है। सो देखिए हम निकालेंगे एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट, अच्छा किस पे चेक करना है, एक्स बराबर जीरो पे चेक करना है, एक्स बराबर जीरो पे। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव फंक्शन एक्स, और ये फंक्शन कब है, देखो एक ही जब हमारा फलन है, एक ही फलन है, तो जीरो से कम के लिए भी यही लेना है और जीरो से अधिक के लिए भी यही लेना है। क्योंकि यदि एक्स का मान जीरो से कम होता है तो मॉडुलस एक्स का मान माइनस के एक्स होता है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन क्या होगा हमारा, माइनस के एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की जगह जीरो रखो, माइनस जीरो हो या प्लस जीरो, जीरो तो जीरो होता है। ये एल एच एल आ गया। अब हम निकालेंगे आर एच एल। आर एच एल क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन एक्स, ठीक है, फंक्शन एक्स होता है। सो देखिए अगर ये सब पूरा लिखना है जैसे मैं करवा रहा हूँ, एक्स का मान जीरो से अधिक होता है तो मॉडुलस एक्स का मान क्या होता है बच्चों, मॉडुलस एक्स का मान पॉजिटिव में एक्स होता है, ठीक। तो यहाँ रखोगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन एक्स हमारा क्या, फंक्शन एक्स हमारा नॉर्मल एक्स है, तो एक्स के जगह पे जीरो रख दोगे, जीरो रख दिया। एल एच एल आर एच एल बराबर आ गया। अब आ जाओ फंक्शन जीरो पे, एफ ऑफ जीरो, ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन एक्स, और हमारा एग्जैक्टली फंक्शन क्या है, मॉडुलस एक्स। एक्स की जगह पे जीरो रखो, जीरो का मॉड कितना होता है, जीरो, ठीक है, जीरो का मॉड क्या होता है, जीरो होता है। तो लिखेंगे चूंकि एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू फंक्शन, उस पॉइंट पे तीनों जो वैल्यू है वो आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई। अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन सतत है, ठीक है, फलन पूरी क्या है, सतत है। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। एक नंबर के लिए भाई इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। गौर नंबर कह रहे कॉट इनवर्स का, कॉट इनवर्स का मुख्य मान क्या होगा, ये आपको बताना है, कॉट इनवर्स का मुख्य मान क्या होगा। तो देखो कॉट इनवर्स है, मैंने मान लिया है, हम जो भी करते हैं डिटेल में सॉल्यूशन के साथ करते हैं। माना y बराबर क्या है हमारे पास, कॉट इनवर्स नेगेटिव के 1/√3 है, नेगेटिव में। तो देखो जब भी नेगेटिव में एंगल होता है हमें चेंज करना होता है, और आप जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो क्या होता है, कॉट पाई माइनस के थीटा होता है, ठीक है, यही होता है। सो यहाँ पर लिख देंगे हम, हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखो कॉट इनवर्स तो है ही है, ये हो जाएगा कॉट पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा। यहाँ देखिए एक सेकंड, कॉट इनवर्स है ना, हाँ, तो देखिए कॉट पाई माइनस थीटा होता है। तो देखो किस किस को बदलना होता है, पाई माइनस थीटा, एक तो सेक बदलता है, एक कॉट बदलता है, ठीक है। सो देखिए कॉट पाई माइनस थीटा, थीटा इसका मान, थीटा में किस एंगल का मान होता है, 1/10√3 60 का मान होता है, ठीक है, किसका मान होता है, 10 60 का मान होता है। तो 60 यहाँ रख देंगे, पाई/6, ठीक है, कॉट इनवर्स से कॉट हट गया, इसको हल कर दो, 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, तो आंसर आ जाएगा 5 पाई/6, ठीक है। अरे यार 5 पाई/6 कैसे लिख दे रहा हूँ, 1/10√3 60 का होता है ना, 60 बोले तो पाई/3, 3 पाई, वैसे पाई घटाएंगे आंसर आ जाएगा 2 पाई/3,
बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ। देखिए सॉरी बच्चों, हाँ 2π/3 आंसर आएगा। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला जो क्वेश्चन है इसे हम देखो, इसको हमें नहीं करना है, ये सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि वाई माइनस ये चीज़ जो है इसको हमें क्या करना है, हल करना है। इसको क्या करना है, हमें हल करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अवकल समीकरण का शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए वाई जो दिया हुआ वाई माइनस एक्स dy/dx। ठीक, यहाँ ए से अंदर गुणा कर दूंगा मैं, ay² a dy/dx। ठीक, सो यहाँ से देखो y प्लस का ay² इधर आके माइनस का हो गया। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। और यह a dy/dx और ये नेगेटिव का इधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव का। ओके, ये चीज़ हो गई। अब देखो dy/dx इधर से क्या है हमारा, उभयनिष्ठ है, निकालो उभयनिष्ठ। यहाँ से बचेगा a, यहाँ से बचेगा x। ठीक, और यहाँ से देखो y भी उभयनिष्ठ है, अंदर बचेगा a माइनस के y। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए dy/dx हो गया, y को एक तरफ और x वाले को एक तरफ लेके आओ, तो ये इधर आ जाएगा dx और ये आ जाएगा इधर, ये गुणे का इधर बट्टे के इधर आ गया, गुणे का भाग में आ गया, और dy और इधर आ गया y -1/a-y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर लेना है। इधर भी समाकलन किया, इधर भी समाकलन किया। ठीक है, जब हमने समाकलन कर दिया, देखो ये तो नॉर्मली हो जाएगा, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं। ये तो आ गया log a + x मॉडुलस में, लेकिन इसको क्या करोगे, इसका हमें आंशिक भिन्न करना पड़ेगा। रैखिक समीकरण ना, रैखिक समीकरण है तो क्या करना पड़ता है बच्चों, आंशिक भिन्न करना पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चन 2-2 नंबर में आएंगे तो दिक्कत है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में देना चाहिए। आंशिक भिन्न करेंगे, देखो ऊपर गुणित कुछ नहीं है, इसको पहले हल कर दें। 1 के बट्टे में y 1 माइनस के ए वाई है ना, तो ये लिखेंगे 1 के बट्टे में y, ठीक है, प्लस b के बट्टे में 1 माइनस के ए वाई। ठीक है, अब a और b के मान हमने निकालने हैं। लॉस आ जाएगा y 1 माइनस ए वाई, इसकी गुणा इसके साथ a 1 माइनस के ए वाई, और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, ऊपर 1 तो यह 1 माइनस ए वाई गुणा वाई, इससे ये कटा, अंदर से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस के ए वाई ए। ठीक है, और ये हो जाएगा बी वाई, और ये आ जाएगा प्लस के ए, इधर है 1। ठीक है, सो देखो तुलना जब करेंगे हम, यहाँ से देखो कांस्टेंट है, इधर ए कांस्टेंट है, तुलना करेंगे ए का मान आ जाएगा 1। और यहाँ से देखो वाई ओवरनिस्ट निकालोगे, अगर वाई ओवरनिस्ट निकाल देते हैं तो यहाँ से अंदर बचेगा माइनस के ए प्लस बी। ठीक है, ये चीज़ किसके बराबर है, इधर वाई का पद है ही नहीं, 0 के बराबर है, तो माइनस के ए प्लस बी ये 0 के बराबर है। और ए का मान हमारा क्या है, 1 है, तो ये माइनस के तरह के क्या हो जाएगा, प्लस। तो बी का मान हमारा ए आ गया। ए और बी के मान हमें यहाँ रख देना है ना, और इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक, ए और बी के मान रखने पर और उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद, तो इधर हमारा क्या है बच्चों, log a प्लस एक्स, और इंटीग्रेशन में a का मान कितना आया था, a का मान 1/y dy, और b का मान क्या है बच्चों, प्लस का a, और dy बट्टे में 1 माइनस ए वाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, log y, और a इसका इंटीग्रेशन, ये भी रैखिक समीकरण है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log 1 माइनस ए वाई, और y का जो गुणज है माइनस का a वो बट्टे में आ जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दो। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, log y माइनस का a log 1 माइनस ए वाई प्लस c। कई बच्चे बोलेंगे सर आप log आगे हल नहीं करोगे, मैं बोलूँगा नहीं हल करूँगा। क्यों, क्योंकि प्रश्न में हमसे बोला नहीं कि सिद्ध करो, तो जब सिद्ध करोगे बोला नहीं है तो फालतू में आगे हल करने की क्या ज़रूरत है। एक तो वैसे ही क्वेश्चन लेंथी जा रहा है ना, समय हमारे लिए अनमोल है, तो जितना बोला जाए उतना ही करो, यहीं पे छोड़ दो, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, पूरे नंबर मिलेंगे।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे प्रश्न में आ जाओ। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कह रहे ऑप्शन नंबर ख है, कह रहे फंक्शन जो है ए से बी में जा रहा है। ठीक है, एक फंक्शन हमारा ए से बी में जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, और जी फंक्शन बी से सी में जा रहा है और दोनों के दोनों एक ही हैं। तो हमें जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि जो फंक्शन ए से बी में जा रहा है एक ही है, और जो जी फंक्शन है जो कि बी से सी में जा रहा है ये भी एक ही है। तो सिद्ध करना है कि जी ऑपरेशन एफ ये भी एक ही होगा, सिद्ध करना है जी ऑपरेशन एफ एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। कई बच्चे बोलेंगे सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता, अब वो नई एनसीईआरटी है ना आपके सिलेबस में, खोल लो एक बार, नई एनसीईआरटी खोल के देख लो एक बार। उसमें अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में नहीं होगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। सिलेबस में है आपके, और आप सोच रहे हो मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं फ़ायदा हो। भाई तुम्हारा ज्ञान कम हो रहा है, तुम्हारा नॉलेज कम हो रहा है, तुम सीख कुछ नहीं रहे हो, तुम सब रट रहे हो पास होने के लिए। ठीक है, तो गॉफ को एक दिखाना है, तो मान लेते हैं, माना जी ओ एफ x1 है, किसके बराबर ले लिया, जी ओ एफ x2। हमारा टारगेट क्या है कि x1 को x2 के बराबर दिखाना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं fx1 और ये हो जाएगा fx2। ठीक है, चूँकि ये क्या है, f एक ही है, फंक्शन क्या है एक ही है। अगर फंक्शन एक ही तो fx1 किसके बराबर देगा, fx1 x1 देगा और fx2 x2 देगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए ये जी है, चूंकि जी हमारा क्या है, ये भी एक ही है, तो जी x1 देगा और जी x2 भी क्या देगा, x2 देगा। हम ये लिख के चले थे, हम यहाँ पहुँच गए। अतः इतना सिंपल क्वेश्चन है। अतः जी ऑपरेशन एफ एक ही है। इतना बस काम करना था, आराम से हो गया। इतने चीज़ से आप डर रहे हो बताओ, ये क्वेश्चन भी आराम से हो गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं कि ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा बी मैट्रिक्स है, तो हमें एक बार ए बी निकालना है और एक बार हमें बी ए निकालना है, गुणा करनी है एक्चुअली। एक बार ए बी, ये हमारा 1 2 3 -4 2 5, और बी हमारा है 2 3 4 5 3 1। गुणा करना आपको आता होगा ना, यहाँ से ले लेंगे, रो लेते हैं और इधर से हम लेते हैं कॉलम। ठीक है जी, गुणा करो। एक, हाँ यहाँ से आ जाएगा, 1 दूनी 2, 2 चौके 8, 3 एकम और 3 तियाँ 9। फिर आ जाओ 1 तियाँ 3, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, पहला रो हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ। 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 5 तियाँ 15, फिर 4 तियाँ 12, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक, फिर इसको हल करेंगे, 10 और 9 19 हो गया। ठीक है, सही कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। 1 दूनी 2, 2 चौके 8 और 3 दिया 9। ठीक है, तो ये हो गया 19। यहाँ से क्या हो गया, 3 और 10 13, 13 और 3 13 और 3 हो गया 16, और यहाँ से आ गया 15, और ये आ गया 15 में से 12 घटाएंगे आ जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ए भी निकाल दिया। सेम आपको क्या निकालना है, बी ए निकालना है, बी ए। ठीक है, बी हमारा क्या है, बी हमारा 2 3 4 5 3 1, और ए हमारा है 1 2 3 -4 2 5। ठीक है जी, हमारा नियम हमको जहाँ पता ही है, इधर से रो इधर से कॉलम। ठीक, सो यहाँ से देखिए 2 एकम 2, 3 चौके 12, फिर 2 दूनी 4, 3 दूनी
6, 2 तियाँ 6, 3 ही बचे 15। फिर दूसरे रो पे आ जाओ, 4 कम 4 और 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 तियाँ 12, 5 बचे 25, 3 कम 3, 1 चौके 4, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, 3 तियाँ 9 और 1 पंजे 5। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें हल करके लिख देना है। यहाँ आ जाएगा माइनस के 10, यहाँ आ जाएगा 16 और ये माइनस के 1, 4 और 6 10, 18 8 21, ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 14। तो अगर आपने देखा होगा कि ए बी बी ए के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो सारे क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या बोल रहा है कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। आपको गुणधर्म नहीं लगाना है, लेकिन आप प्रसारित तो कर सकते हैं। ठीक है, सारणिक जो भी है मान निकालना है हमें। हमारे पास जो सारणिक है वो है, देखो क्या है यहाँ पर 1x(y)z, यहाँ पर 1y(z)x, ये 1z(xy). ठीक है, ये हमारा सारणिक है। तो सारणिक को हल करना है तो यहाँ लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, ये लिख देंगे हम। सो आप जानते हैं इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस लगता है। सो पहला वाला क्या हो जाएगा, गुणा जो है 1, आपको पता है पहला रो छुपता है, पहला कॉलम छुपता है। y के गुणा xy के साथ माइनस zx की गुणा z के साथ, फिर आपका लग जाता है माइनस x। पहला रो तो छुपेगा, दूसरा कॉलम छुप जाएगा। अब इसकी गुणा इसके साथ, 1 की गुणा xy के साथ करोगे xy, और zx की गुणा 1 के साथ करोगे zx। फिर आपका अगला जो है यहाँ पे yz, इसको छुपाओगे 1 की गुणा z के साथ z, y कम y। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, xy² और यहाँ से आ गया xz²। ठीक है, तो कुल मिला के आपका यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x² y और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ जाएगा zx²। फिर y, ये हो गया yz² माइनस के y²z। ठीक है जी, ये हो गया। कुछ कट पिट रहा है क्या, xy²? नहीं, कुछ कट पिट नहीं रहा है। तो अगर इसको हल कर लेंगे, हल करने पे जो आंसर आएगा ना, x - y गुणा y - z गुणा z - x करोगे तो इसी के बराबर आएगा। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। अगले वाले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न 2 नंबर में आया रखा है, लेकिन ये 2 नंबर नहीं, ये 8 नंबर या फिर 5 नंबर में आएगा एग्जाम में। ये मेरा गारंटी है, मेरा दावा है, ठोक के। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको ट्रीट करना। देखिए 2 नंबर में तो कभी नहीं आएगा, अगर आता है ना 2 नंबर में तो सबसे लास्ट में करना, अगर टाइम बचता है, क्योंकि भले ही क्वेश्चन 2 नंबर में दे लेकिन लंबा बहुत है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पता नहीं कभी कभी कोई एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है ना, तो आई थिंक भांग पी लेता है और इधर का उधर कर देता है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन, आयतन को हमें महत्तम दिखाना है, लंबवृत्तीय शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है वो इतना है, हमें अर्धशीर्ष कोण इतना दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को हमने पहले दूसरे मेथड से भी किया हुआ है, आज इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे, सिंपल। ठीक है, अर्धशीर्ष कोण, देखो हमने अर्धशीर्ष कोण बोल दिया, यहाँ पर अल्फा है, ये हमारा अर्धशीर्ष कोण है, हमारी ऊंचाई h है और हमारी त्रिज्या r है। ठीक है, हमें प्रश्न में क्या बोला है, दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन, आयतन को महत्तम दिखाना है। ठीक है, तो जो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये शंकु है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर इस सरफेस एरिया को s बोल देंगे, h बराबर क्या होता है, पाई r l, इधर इधर से पाई r और इधर वृत्त है
पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। सो देखिए आप पाई आर स्क्वायर इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर है पाई आर एल। और आप जानते हैं जो तिर्यक कुछ एल होती है, एल बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर ये होता है एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। और ये क्वेश्चन बड़े नंबर में ही आएगा, छोटे नंबर में नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये मेरा दावा है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्क कर दूंगा। वर्क करने पर देखो इसका क्या फ़ायदा है अभी आपको पता लगेगा। ठीक, ये मैंने वर्क कर दिया। इसको अगर मैं खोलूँगा तो ये हो जाएगा ए का वर्ग बी का वर्ग माइनस का 2ab, और इधर हो जाएगा, ये चीज़ तो है ही, इधर तो मैंने ऑलरेडी वर्क कर दिया है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक, सो यहाँ से देखिए, यहाँ है एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस के 2h पाई आर स्क्वायर। एल स्क्वायर का मान रख दो। देखो जब आप फंक्शन बनाओगे ना तो उसे एक पदों के रूप में रखना है, या तो आर के रूप में रखो या एच के रूप में रखो। ठीक है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर की जगह पर मैं मान रख दूंगा, कौन सा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मैंने मान रख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, अंदर गुणा कर दोगे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, अच्छा आर की पावर 4 हो जाएगा। तो इससे और इससे ये वाला पद कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा एच स्क्वायर माइनस के 2h पाई आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर 2h पाई आर स्क्वायर, और ये जो गुणे में है इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप सोचो, इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में एक बार 2 नंबर में पूछा गया है, तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ एकदम भांग खा के सेट कर देता। कभी कभी क्वेश्चन जो 5 का है ना इधर उधर कर देते हैं। अब आ जाओ आयतन, आयतन को महत्तम दिखाना है ना। अब दिया हुआ पृष्ठ का तो हमें ये उपयोग मिला है, इसका उपयोग कहीं ना कहीं तो करेंगे हम। क्या होता है आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही सूत्र होता है कि नहीं। और यहाँ एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर लाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। आयतन है, आयतन दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, पाई का वर्ग पाई स्क्वायर आर का वर्ग आर की पावर 4, और ये एच स्क्वायर। अब हम एच, क्योंकि यहाँ आर भी और एच भी है ना, एक पदों के रूप में लाना। जैसे देखो ये एच आर के रूप में है, जब तक फंक्शन सिंगल टर्म में नहीं आएगा फंक्शन सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ से पाई स्क्वायर आर की पावर 4/9 ये हमने रख दिया, और एच स्क्वायर का मान उठाकर यहाँ रख दूंगा, ये आ जाएगा एच स्क्वायर 2h पाई आर स्क्वायर बट्टे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से काटोगे तो 2 घात कम हो जाएगी, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो एक एच बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ एच। आर से अंदर गुणा कर देंगे एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2h, अच्छा एच तो बाहर आ गया, 2 पाई आर की पावर 4 आर स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक, ये हमें वी स्क्वायर मिला। ठीक, ये हमें क्या मिला, वी स्क्वायर। अब हमें फंक्शन मिला है सरल, अब हमें अवकलज करना है, किसके रूप में, आर के रूप में मिला है, तो आर के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे। ठीक है, अब अवकलज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलज करने पर डी वी स्क्वायर बट्टे डी आर। देखो जो परिवर्तन v में होगा ना वही परिवर्तन v स्क्वायर में भी होगा, तो इससे मत डरो। ठीक है, आर के सापेक्ष अवकलज करो, h/9 हमारा क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक, तो और यहाँ से देखिए एच आर स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा 2r, ये हमारा 2 पाई बाहर, और आर की पावर 4 का प्लस हो जाएगा 4r³। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से देखो h/9 2HR 4 दूनी 8 पाई r³। हमें एक बार और अवकलज चाहिए होता है, तो d2 वी स्क्वायर डी आर स्क्वायर, उच्चतम निम्नतम दिखाने के लिए ना एक बार अवकलज और करना होता है। तो h/9 आर के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ आर का अवकलज 1 हो जाएगा, और 3 पास सामने आ जाएगा, 3 × 24 पाई, और 1 घात कम हो जाएगी, ये आ गया। इसको मैं सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है,
अब क्या करते हैं हम, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। तो ये लिखेंगे उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, ठीक है। जो सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको 0 के बराबर रखा जाता है। रख दिया 0 के बराबर, ये 0 के बराबर रखो। h/9 2HR 8πr³। देखो h का मान तो 0 नहीं हो सकता, क्षेत्र वाले ना 9 भी कांस्टेंट 0 नहीं सकता, तो इसका मान हम 0 के बराबर लेंगे 2h 8πr³। ठीक है, इसका मान जैसे 0 के ले लेंगे तो 2HR, और ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का एक घात कम हो जाएगा, 2 चौके 8, तो h का मान आ जाएगा 4πr²। ठीक है, h का मान 4πr² हो जाएगा। इस h का मान हमें यहाँ रखना है, इससे पता लगा कि फंक्शन उच्चतम या नेगेटिव या निम्नतम है। h का मान अब देख रहे हो, 2 नंबर में अगर आएगा तो कितनी बड़ी ज़्यादती हुई है बच्चों पर। इस क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछा गया, एक बार सोचो। h की जगह पर क्या रखना, 4πr²। यहाँ पर h/9, अरे यार 4πr² रखना था। ठीक है, h की जगह क्या रखना है, 4πr²। देखो यहाँ रखेंगे 2 r है यहाँ पर, और h की जगह पर रख दो 4πr²। चलो यहाँ रख देते हैं, और ये है 8πr³। सो ये देखो 4 दूनी 8 πr³, और यहाँ पे क्या जा रहा है, 8πr³। ठीक है, सही किया ना हमने। सेकंड वाले में रखना था ना, कहाँ रख दिया हमने, यहाँ रखना है, 2h में रखना है, 2h 4πr², यानी कि 4 दूनी 8πr, और यहाँ पर ऑलरेडी 24πr² हमने इस वाले में रख दिया यार, नजर हटी दुर्घटना घटी। h/9 यहाँ पर है, 2h की जगह पर रखना है 4πr², और यहाँ पर ऑलरेडी है 24πr²। देखो 4 दूनी 8, 8 में से 24 घटा दोगे माइनस के, यहाँ नेगेटिव आ गया। ये h का मान तो हमें पता ही है, कुछ भी हो, कुल मिला के ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, तुम यहाँ पे भी h का मान रखोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव ही रहेगा गुणे में, है ना। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, फलन हमारा उच्चतम है। यही तो दिखाना था कि हमारा जो आयतन है वो उच्चतम है, वो हमने यहाँ दिखा दिया। एक काम खत्म हो गया, अब मेन काम पे आ जाओ। अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये जो कोण है, अर्धशीर्ष कोण है, वो हमारा sin इनवर्स 1/√3 है। इस काम को अभी दिखाना है। सो देखिए, चूंकि हमारा h क्या था, हमारा h था πrl + πr², कुल क्षेत्रफल। ठीक है ना, यही था। और h जस्ट अभी हमने निकाला है कितना, 4πr², और ये प्लस का πr² इधर के माइनस का हो जाएगा πrl, तो यहाँ से आ जाएगा 3πr²। πrl, एक पाई से पाई कटा, एक r कम हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ से बचा r, और ये l। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो r बट्टे अगर l निकालना है, यहाँ गुणे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, और 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। r बट्टे l का मान आ गया 1/3। अब देखो, चूंकि साइन अल्फा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यही तो होता है ना। तो लंब क्या है हमारे पास, कोण के सामने वाली भुजा लंब क्या होती है, r। ठीक है, और ये 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण l। ठीक है, तो r/l का मान क्या है हमारे पास, 1/3, यहाँ रख दोगे तो अल्फा क्या हो जाएगा, अर्धशीर्ष कोण। साइन इधर के क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 1/3। यही तो सिद्ध करना था हमें, यही प्रूफ करना था ना, हो गया प्रूफ। और ऐसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में भरे पड़े हैं, इनको ज़रूर कर लेना। इस टाइप का एक क्वेश्चन बड़े नंबर में 100% गारंटी के साथ आएगा ही आएगा। अब नहीं करके जाओगे तो फिर बाद में पछताते रहोगे। ठीक है जी, हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 नंबर वाले प्रश्न, 5 नंबर 8 नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने पहले ही बहुत सारे करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। सो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को करने से 5 नंबर के यहाँ से सीरीज़ है ना,
वो घाव पे आ गया। ये करेंगे, इस समाकलन को करेंगे, इसको करना है हमें। ये 5 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए तो यहाँ हमारा क्या इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 4 है और ये एक्स माइनस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। शानदार क्वेश्चन एकदम, ठीक है। क्या है हमारा शानदार क्वेश्चन है। अब देखो इधर तुम एक्स की घात क्या होगी, मैक्सिमम 3 होगी और ऊपर है एक्स की पावर 4। तो जब भी अंश की घात हर की घात से ज़्यादा होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है भाग। हमें क्या करना होता है भाई, हमें भाग करना होता है। तो हम करेंगे भाग, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें, एक्स की पावर 4 हमें भाग देना है। इसको अगर ढंग से लिखेंगे हम, एक्स अंदर गुणा करोगे ये हो जाएगा एक्स की घात, देखो एक्स माइनस 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। एक्स से गुणा करोगे ये हो जाएगा एक्स की घात माइनस 3, सॉरी प्लस का 3 और एक्स एकम एक्स, एक से गुणा करोगे माइनस के एक्स स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इससे हमें भाग देना है और भाग देना आपको आना चाहिए, आता ही होगा। कक्षा 9-10 में सीखा होगा आपने भाग देना। इसका प्रथम पद से इसके प्रथम पद से भाग दो एक्स और अब इस पे पूरे में गुणा करना है। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस के एक्स क्यूब, एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर एक्स एकम एक्स। घटाने पे चिन्ह बदलता है, इससे ये कटा, ये बचा एक्स क्यूब, यहाँ से बचा माइनस के एक्स स्क्वायर और ये आगे प्लस के एक्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इसका प्रथम पद लेंगे, इसका प्रथम पद लेंगे, भाग देंगे एक्स क्यूब एकम एक्स क्यूब, एक बार जाएगा प्लस, एक से गुणा करेंगे फिर से भी आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस कटा प्लस माइनस कटा प्लस माइनस कटा, सिर्फ बचा 1। ठीक है, अब और भाग नहीं जा सकता। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कितनी बार भाग गया x प्लस 1 टाइम, शेषफल कितना आया 1, जिससे भाग दिया था किससे, इससे भाग दिया था ना। इसको प्रॉपर वे में लिख दिया हमने, ये इसका प्रॉपर रूप आ गया। ठीक, अब हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन का चिन्ह लगाया ना, समाकलन करना है तो dx लिख दिया। अब ये तो फट से हो जाएगा समाकलन, इसमें क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न लगाना पड़ेगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान देता हूँ और इसको मैं I1 बोल दूंगा और इसको I2 लेके चलते हैं। I2 के लिए आंशिक भिन्न लगाते हैं। 5 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। 5 नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा a के बट्टे में x, ये द्विघात समीकरण है, ये आपका हो जाएगा bx प्लस c, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम लॉसअप ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, इसके बट्टे में ओ शिट एक्स माइनस 1 है ना यार, मैंने एक्स लिख दिया सिर्फ, सॉरी बच्चों, हाँ सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। देखो यहाँ एक्स माइनस 1 है, इसकी गुणा इसके साथ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, देखो एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, माइनस से करेंगे तो माइनस के बी एक्स माइनस के सी। ठीक है जी, इसके बट्टे में सेम, इसके बट्टे में सेम, क्या होगा कटा, यहाँ बचा 1। अब देखो एक्स स्क्वायर ओबाइनस्ट निकाल दो, अंदर बचा ए प्लस बी, एक्स ओबाइनस्ट निकालो, यहाँ बचा सी माइनस के बी। ठीक, और कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इससे हमने इसको गुणा किया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एकम ए, ये ए है ना, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया प्लस का ए माइनस का सी, हमें ए बी सी सबके मान चाहिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे। तुलना करने पर ये काम बोरिंग है, लेकिन बोरिंग है तो क्या हुआ भाई, नंबर तो मिलेंगे ना। सो देखो तुलना करोगे ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर का पद है ही नहीं 0, सी माइनस बी, एक्स का पद है नहीं 0, और फिर क्या है ए माइनस सी,
अचर पद है एक। ठीक है जी, तो ये 3 समीकरण आ गए। अब इनको हल करना भी आपको आना चाहिए। कई बच्चों को तो ये बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है। देखो हम क्या करते हैं, ए और सी में हमारे पास एक संबंध यहाँ पर है, इसको और इसको हल करते हैं। समीकरण ए तथा बी से, ठीक है, ए प्लस बी 0 है और हमारे पास माइनस बी प्लस का सी ये भी 0 है। जोड़ देंगे, ये कटा, प्लस का ए प्लस का सी 0 है। ये समीकरण नंबर डी आ गया। अब इन दोनों को हल करो। समीकरण सी तथा डी से, ए माइनस सी 1 है और ए प्लस सी 0 है। जोड़ दोगे 2a बराबर 1 हो जाएगा और ए का मान आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए माइनस सी बराबर 0 है, तो सॉरी 0 क्यों बोल रहा हूँ, 1 है, इतनी मिस्टेक क्यों हो रही है। तो ये माइनस का सी तरह के प्लस का हो जाएगा। सी का मान निकालना है। ठीक है, सी का मान निकालना है ना हमें। तो देखो सी का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस का मान इधर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का सी इधर के प्लस। ए का मान है 1/2 में से 1 घटा दो, तो सी का मान हो जाएगा माइनस के 1/2। हमें ए का मान मिल चुका है, सी का मान मिल चुका है। अब यहाँ से देखो सी माइनस का भी उधर के प्लस हो जाएगा, जो बी का मान होगा वही सी का मान होगा। सी का मान है माइनस के 1/2। ठीक है, तो बी का मान भी क्या हो गया, माइनस के 1/2। जो सी का होगा वही बी का होगा। तो ए बी सी तीनों मान मिल गए, उठाकर हम यहाँ रख देंगे और समाकलन कर लेंगे, हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। अब देखो, ठीक है, तो एक साथ यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, x² dx प्लस 1 का भी लेते हैं 1 dx। और इस वाले पार्ट में आ जाओ, ए का मान हमारा आया था कितना, 1/2। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, dx x माइनस 1। फिर क्या है, बी का मान कितना है, बी का मान आया था माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2। ठीक है, इस वाले इसके साथ अलग अलग ले रहे हैं, x के बट्टे में x² प्लस 1। सी का मान कितना आया था, सी का मान आया था माइनस के 1/2 और इसके बट्टे में ये अलग ले रहे हैं। ठीक है, dx बट्टे में x² प्लस 1, ये सब हमने अलग अलग ले लिए हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कीजिए, ये हो जाएगा x³/3 dx का इंटीग्रेशन x 1/2। देखिए समीकरण है log x माइनस 1, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। देखो इसका अवकलज मानेंगे, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं और इसमें 2 से भाग कर दूं, इसको मानने से पूरा ऊपर मिल रहा है पूरा, तो 1/4। इसको मानने से जब ऊपर पूरा नीचे वाले को मानने से अगर ऊपर पूरा उसका अवकलज मिले तो लॉग में वो आ जाता है इंटीग्रेशन। और ये क्या है, फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, इंटीग्रेशन खत्म प्लस सी। ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा, ये हमें हमारा आंसर मिलेगा। इतना हमें करना पड़ेगा भाई। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखिए एक बार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे समाकलन अच्छा ये तो हो गया, इसको हल करना है। गौ नंबर एक बार बच्चों डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना जो मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, हमें दिया क्या है, शानदार क्वेश्चन है ये भी। 1 + y² dx बराबर है tan इनवर्स y माइनस के x dy। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, ये dy है, इधर गुणे में आके क्या हो जाएगा, गुणे में तक बट्टे में आ जाएगा dx/dy और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस के x। ठीक, 1 + y² है, दोनों तरफ 1 + y² से भाग दे दो। ठीक है, इधर से कट जाएगा, दोनों तरफ हमारा भाग देंगे तो ये आ जाएगा। फिर देखो हाँ dx/dy, ये नेगेटिव के इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। क्वेश्चन जब आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट बार देखा तो आपको फील नहीं हुआ होगा कि ये एक रैखिक अवकल समीकरण है।
इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी तो एग्जाम में दिया गया है। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। ये क्या है? एक रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है, जो कि किस रूप में है? जो कि है dx बट्टा dy प्लस पी एक्स इजिकल्स टू क्यू के रूप में है, इस रूप में है, ठीक। तो जहाँ पर p के स्थान पर है 1 के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर और q के बट्टे में है tan इनवर्स y बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सूत्र क्या है? e की पावर में p dy, ठीक है। तो e की पावर p हमारे पास क्या है? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये आ जाएगा e की पावर में tan इनवर्स y। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। अतः अतः अवकल अतः अवकल समीकरण का हल, ठीक है। अवकल समीकरण का हल हमें निकालना है। तो अवकल समीकरण का हल सूत्र क्या होता है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, dy, ठीक है, प्लस c, ये सूत्र होता है। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है? e की पावर में tan इनवर्स y। q हमारा क्या है? q हमारा है tan इनवर्स y बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर में tan इनवर्स y dy प्लस c, ठीक। ये इंटीग्रेशन है, इस वाले पार्ट को हम अलग से हल कर लेते हैं, I1 बोलते हैं इसको। मैंने समीकरण नंबर 1 बोल दिया, ठीक। अब आप खुद देखो, tan इनवर्स y को अगर हम कुछ मान लेंगे तो उसका अवकलज आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा। तो tan इनवर्स का अवकलज करोगे तो ये होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी बट्टे डी वाई, वाई के सापेक्ष अवकलज किया तो डी वाई बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? डी टी रख सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम रख सकते हैं डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन था, एक बार फिर से देख ही लो। ये था tan इनवर्स y बट्टे में था 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर tan इनवर्स y dy था। इसको हमने क्या माना है? t माना है ना, तो ये भी t हो जाएगा, t e की पावर t, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? dt आ जाएगा। इसके जगह पे क्या आ जाएगा? dt इंटीग्रेशन। तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा आइलेट के नियम के अनुसार। इनवर्स, लोगारिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, तो ये सबसे लास्ट में इसको माना जाता है। इंटीग्रेशन करना आता है, पहला वाला वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन e की पावर t का समाकलन e की पावर t, पहले का अवकलज 1 t का अवकलज 1, दूसरे का समाकलन e की पावर t का समाकलन e की पावर t, फिर पूरी का समाकलन e की पावर t कम e की पावर t, e की पावर t का समाकलन e की पावर t। तो यहाँ से e की पावर t ओवरनिस्ट t माइनस 1, t का मान रख दो लास्ट में। t का मान हमने क्या माना था? tan इनवर्स y, ठीक। इस मान को उठाकर यहाँ हमें रख देना है। अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा x e की पावर tan इनवर्स y, और यहाँ हमने हल करके निकाला e की पावर tan इनवर्स y, अंदर है tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। सारे 5-5 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखो इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि इसको हमें हल करना है, ठीक है। आई थिंक हम क्वेश्चन आगे पीछे हो जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी थोड़ा रुकिए, ये वाला है ना, इसको करना है पहले, उसके बाद अगले वाले में आना है। कह रहे इस आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए, ठीक है। एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन
करना तो पड़ेगा हमें। देखो हमें ए दे रखा है, ए हमें दे रखा है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। तो हमें ए डैश पे निकालना है लगे हाथ। पहला रो क्या हो जाता है, पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और तीसरा रो तीसरा कॉलम। बेसिक चीज़ें हैं। देखो आपको सूत्र तो पता होगा ना कि भी क्या होता है, ए बराबर ए प्लस ए डैश बट्टे 2 किसके बराबर होता है, हाँ फिर हमें लिखना होता है ए माइनस ए डैश बट्टे 2 के बराबर होता है। ये सम्मित और ये विषम सम्मित के योगफल के रूप में हमें दिखाना है इसको। ठीक, तो देखिए सबसे पहला काम करते हैं हम, इस वाले पार्ट को मैं P बोल दूंगा और इस वाले पार्ट को मैं Q बोल दूंगा आसानी से, चूंकि P हमारे पास है ए प्लस ए डैश बट्टे में 2। ठीक है, सो देखो संगत पद है ना, इसको इसको जोड़ना है और 2 से भाग देना है। ठीक है, इसको इसको जोड़ना है, 2 से भाग देना है। तो 3 और 3 6 -2 और 3 कितना आ जाएगा 1। मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ, 3 और 3 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 1 -4 -4 -5 -4 और ये 4। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो हर एक पद को 3 दूनी 2 आ जाएगा। ये 1/2, ये माइनस के 5/2, 1/2, ये 2 दूनी 4, माइनस का 2 माइनस के 5/2, माइनस 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ये हमें P मिल गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, Q क्या होता है, A माइनस ए डैश बट्टे 2, मतलब हर एक ए में से ए डैश घटाना है। 3 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, 3 में से 2 घटाएंगे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5। ठीक है, चिन्ह का ध्यान रखें, -1 और माइनस माइनस प्लस 4, 4 में से 1 घटाओगे 3 आ जाएगा। ठीक है, संगत पद से घटाते रहो। तो देखो -2 में से माइनस का 3 घटाएंगे, ठीक है, तो -2 -3 माइनस के 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6। अब हमें क्या करना, हर एक पद को 2 से भाग दे देना है, सिंपल। 0 के बट्टे में तो 0, ये 5/2, 3/2 -5/2 0, 2 3 6 माइनस के 3/2 माइनस के 2 3 6, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0। अब हमें क्या करना है, P प्लस Q को जोड़ना है, P प्लस Q को जोड़ना है ना। अब ठीक, P प्लस Q, इसको और इसको जोड़ दो, ये यहाँ रखोगे और ये यहाँ रखोगे। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, आपको पता है आंसर क्या लाना है और वही आएगा। अगर आप थोड़ा स्मार्ट हो तो वही लिखोगे। अब बेवकूफ़ों की तरह जोड़ना घटाना लग रहोगे तो तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा और किसी का नहीं। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बनो, तुम्हें पता है तुम्हें आंसर लाना है। अब जोड़ जोड़ के दिखाओगे भाई ये आ रहा है, उसमें टाइम वेस्ट है। आना तो आपका ए के बराबर है ना, और ए जो है वो फटाफट से लिख दोगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए बच्चों, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा स्मार्ट भी बनो। ठीक है, अब संगत पदों को जब जोड़ोगे 2 + 0, ठीक है, देखो 2 + 2 कैसे आ गया भाई, 2 तियाँ है ना, यहाँ पर 3 होगा, 2 तियाँ 3 होगा। ठीक है, तो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, तो ये आ गया। ये विषम सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में आपने किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे दिखाना होता है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। हो गया ये, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अब हमसे क्या बोल रहे हैं, ये जो अवकल समीकरण है इसको हल करना है। देखो y बराबर समथिंग दे रखा है, x बराबर समथिंग दे रखा है, यानी कि विशिष्ट हल निकालना है। क्या निकालना है, विशिष्ट हल। चलिए हल करते हैं। तो देखो हमें क्या दे रखा है, गौ नंबर है हमारे पास है, दिया जो है वो लिख देंगे x sin स्क्वायर y/x माइनस -y। देख के पता लग गया मुझे तो ये कौन सा समीकरण है।
ठीक है, देख के कैसे पता लगाओगे, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना क्वेश्चंस की बहुत, तो आपको देख के पता लग जाता है कि भाई ये कैसा प्रश्न है। तो यहाँ देखो, इसकी घात एक, इसकी घात एक, इसकी घात, सबकी घात एक, ये समघाती अवकल समीकरण है। और y ऊपर है, x नीचे है, तो dy बटे dx निकालना है। इससे ये भी पता लग रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ है x dy, और ये इधर आके मैं प्लस का माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव कर दो और पॉजिटिव वाला नेगेटिव कर दो। x साइन स्क्वायर y बट्टे एक्स, इधर है dx गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक, और यहाँ बचा y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y बट्टे एक्स। ओके, तो यहाँ से क्या है, dy बट्टे dx, ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ये हमें हमारा क्या मिला, dy बट्टे dx मिला, जो कि यहाँ लिख दोगे, यह समघाती है। अब सिद्ध करने के लिए बोलता हूँ समघाती है, तो हम x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखते हैं। सिद्ध करने के लिए नहीं बोला तो हमें नहीं करना है। क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स है, माना y बराबर वी एक्स, हमें क्या करना होता है, अवकलज डी वाई बटे डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वैसे के वैसे, दूसरे का अवकलज 1, दूसरा वैसे के वैसे, पहले का अवकलज डी वाई बटे डी एक्स। अब क्या करना होता है, y तथा डी वाई बटे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, और y की जगह पे क्या रख दोगे, y की जगह पे रख दिया वी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर, y की जगह पे वी एक्स बट्टे में x, ये इससे कटा और ये x। अब देखो x ओवन स्टार आ जाएगा, एक्स एक्स कटा, अरे यार डी वाई बटे डी एक्स की जगह पे मान रखना है ना, ये तो रखा ही नहीं हमने, v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, ये रखना था। एक्स ओवन स्टार आ जाएगा, यहाँ से बचेगा v साइन स्क्वायर v, क्योंकि एक्स ओवन स्टार आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस का v ये प्लस का भी तरफ कटा, ये डी साइन स्क्वायर गुणे में इधर के पट्टे में आ गया, और ये बट्टे का है इधर के गुणे में आ गया, और गुणे वाला भाग में आ गया। दोनों तरफ क्या करना है, समाकलन कर देना है वेरिएबल सेपरेबल के बाद। साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर v, और ये हो गया डी एक्स बट्टे एक्स इंटीग्रेशन। ठीक, कॉसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कॉट एक्स कॉट वी, और इधर है माइनस के लॉग, इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस के लॉग एक्स। ठीक, अगर इस नेगेटिव को हम इधर रख देते हैं और ये पॉजिटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, इंटीग्रेशन हो गया, सी जोड़ दो। चूंकि y बराबर आपने वी एक्स माना था, तो v बराबर क्या हो जाएगा, y बट्टे एक्स, v बराबर क्या हो जाएगा, y बट्टे एक्स, ये यहाँ रख दो, क्योंकि प्रश्न हमें y और x में दे रखा था, v तो हमने अपने से माना है, तो v को हटाना पड़ेगा, ये हो गया y बट्टे एक्स। ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक समीकरण, व्यापक हल। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया था, प्रश्न में ये बोला गया था कि y की जगह π/4 लेना है और x की जगह पर 1 लेना है, y की जगह π/4 और x बराबर 1 लेना है, ले लो। ठीक है, तो कॉट π/4 बट्टे में 1 log 1, ठीक, log 1 का मान 0 होता है, कॉट π/4 का मान 1 होता है, तो c का मान 1 आ गया। अब इस c का मान यहाँ रख दोगे, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं अभी कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये जो 7वां क्वेश्चन है, ठीक है, ए, तो सिद्ध कीजिए ये होगा। मैंने 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे 2 दिन पहले ही, वहाँ मैंने बता रखा है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ठीक है, ये वाला भी मैंने करा रखा है, कई बार करा रखा है। यहाँ पर लॉग साइन एक्स आए या लॉग कॉस एक्स आए, मैंने वीडियो बनाई है 5 तथा 8 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न, उस पर मैंने करा रखा है, जाके लिंक्स प्ले के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिर ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है, 5 नंबर और 8 नंबर वाले जो प्रश्न बोला था ना, ये वाला क्वेश्चन ए एडजॉइंट ए सारणी के बराबर होता है और इसका व्युत्क्रम भी निकालिए, करा रखा है। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके करा रखा है, आप 2 दिन पहले करा, जाके देख सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी मैंने करा रखा है 2 दिन पहले, न्यूनतम बीच की दूरी निकालिए।
ठीक है, मैंने बोला है कि आएगा ही आएगा। 3 क्वेश्चन कराए हैं, 2 सदिश वाले और 1 कार्तीय वाला। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब करा रखा है। ठीक है, 2 दिन पहले ही मैंने करा रखा है, और अब कराऊंगा तो वीडियो फालतू में लंबी बन जाएगी। और आपने आई थिंक देख भी रखा होगा, और नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला भी मैंने करा दिया है 5वें चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाला भी मैंने करा दिया था। अब जैसे कि ये वाला मैंने नहीं करा है तो इसको मैं करा देता हूँ, और ये वाला भी मैंने नहीं करा है तो इसको मैं करा देता हूँ। बाकी जो हमने 5 नंबर वाले, 8 नंबर वाले कर रखे हैं, 2 दिन पहले किए हैं, आपने भी देखा होगा। नहीं देखा है तो वीडियो लिस्ट में जाइए, देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। लेकिन जो करा रखा है उसको हम दोबारा करें, टाइम की बर्बादी होगी ना, टाइम ही नहीं है हमारे पास कुल मिलाकर। इसके जगह पर हम कुछ और वीडियो बना लेंगे अभी। ठीक है, चलिए इसको कर दें। हमारे पास क्या बोला है, पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये चीज़ हमें दे रखा है। देखो, 2PA की प्रायिकता 5/13 के बराबर है। ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो PA का मान हो जाएगा 5, 13 दूनी 26। पी हमारा 13/26 है, और हमें PB ये दे रखा है 5/13, और हमें PA/B भी दे रखा है। PA/B कितना है, 2/5 है। और हमें क्या निकालना है, PA यूनियन B निकालना है। बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसे 2 नंबर में देना चाहिए। देखो, हम जानते हैं PA/B जो होता है वो होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, यही होता है शूद्र। और PA/B हमें दे रखा है 2/5, और PA इंटरसेक्शन B हमें नहीं पता, ये हमें निकालना पड़ेगा। और PB हमें दे रखा है 5/13, और ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा गुणे में, 2/5, और ये गुणा में हो गया 5/13। तो PA इंटरसेक्शन B का जो मान हो गया बच्चों, 5 से 5 कटा, तो ये हो गया 2/13। PA इंटरसेक्शन B ये हमें मिल गया 2/13। ये हमें कितना मिल गया, 2/13। अब हमें जो मान निकालना है, हमें मान निकालना है PA यूनियन B का मान, जिसका होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये सूत्र आपने कक्षा 11 में ही पढ़ा होगा। PA का मान दे रखा है 5/26, PB का मान दे रखा है 5/13। ठीक है, और ये हमने निकाला है 2/13। लौसब आ जाएगा 26, यहाँ से आ जाएगा 5, 13 दूनी 2 पंजे 10, 13 दूनी 2 दूनी 4, 15 में से 4 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 11/26। ओके, तो ये क्वेश्चन बन गया। देखो बच्चों, सारा कुछ करा रखा है, जाके देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर ने नहीं करा, पहले देख लीजिए भाई, सब करा रखा है। ठीक है, सब करा रखा है, आई स्वेयर। आप जाके एक बार देखिए, सब मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे रखी है, 2 दिन पहले कराया, वहाँ पे जाके भी देखिए, मिल जाएगा। ये इंटीग्रेशन 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये करा रखा है, विविध उदाहरण करा रखे हैं, तो ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये तो 2 बार करा दिया, कल भी कराया था 5 नंबर वाले में, और 5वें चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है उसमें भी ये मैंने करा दिया था। अब कॉल नंबर पे आ जाओ। कह रहे हैं ये हमारा फलन है, x का मान अगर 1 से छोटा लेते हैं तो x है, और 1 से बड़ा लेते हैं तो 5 है। द्वारा परिभाषित है, तो क्या x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर सतत है। हमें एक एक करके चेक करना है तीनों पॉइंट पर। ठीक है, तीनों बिंदु पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम चेक करते हैं 0 पर, x बराबर 0 पर चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, 0 से कम के लिए। देखो, ये 1 से कम के लिए तो यही लेना पड़ेगा ना, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x की जगह 0 रखोगे, LHL r आ गया। अब आ जाओ RHL, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन x 0 से अधिक के लिए। देखो, ये 1 से अधिक के लिए है, और ये 1 से कम के लिए, तो 0 से अधिक के लिए तो ये 5 आ गया ना। 0 से अधिक तो 1 भी होता है ना, 1 भी होता है। ये क्या बोला है, 1। देखो, ये क्या है, x का ये फंक्शन तब लेना है अगर 1 हो या 1 से छोटा हो तो लेना है। और ये 0 पे चेक करें, 0 से बड़ा भी तो हो सकता है, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 2 भी है, 3 भी है, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 आ गया। अब आप खुद देखो, LHL RHL बराबर है क्या, नहीं है। चूंकि LHL बराबर नहीं है RHL के, अतः x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ठीक है, ये आप बोल देंगे। अब आप चेक करोगे x बराबर 1 पर,
ठीक है, x बराबर 1 पे चेक करो। सो ये हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, x बराबर 1 पर। x बराबर अगर हम 1 पे चेक करें, LHL निकालो। देखो एक पे चेक करें, एक से छोटे के लिए x है, लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन x, एक से कम के लिए x फंक्शन है तो लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन हमारा x है, x की जगह पे 1 रख दो। अब निकालो RHL, एक से अधिक के लिए, एक से अधिक के लिए फंक्शन x, ठीक, एक से अधिक के लिए क्या है, 5 है। तो देखो LHL RHL बराबर नहीं है तो ये भी सतत नहीं है। ऐसे 2 पे चेक करोगे, ठीक है, तो 2 पे भी सतत नहीं आएगा, किसी भी पॉइंट पे क्या है, सतत नहीं है। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो ज़रूर देखिएगा। कल 2 वीडियो मैं लाने वाला हूँ, 1 शॉट, ठीक है, बुक नंबर 1 शॉट, बुक नंबर 2। और हालांकि मैंने चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो तो बना ही रखे हैं, उसको ज़रूर देख लो, नहीं तो बाद में पेपर दे के आओगे फिर पछताओगे।